क्या सच में पैसा ही सब कुछ है? जिसके पास पैसा है दुनिया उसके सामने बिक जाती है, और जिसके पास नहीं उसे ये दुनिया औकात दिखाती है। लेकिन क्या होगा जब सबको पता लगेगा नक्श 1 करोड़पति है? क्या लोग उसे इज्जत देंगे, या फिर पैसे आने के बाद नक्श भी सबका बदला लेकर दूसरों को नीचा दिखाएगा? आइए देखते हैं पैसा और क्या क्या रंग दिखाता है। ड्राइवर, मेरा बैग जल्दी से गाड़ी में रखो और गाड़ी निकालो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। ये ड्राइवर पता नहीं कहाँ मर गया, और ये नक्श वो भी पता नहीं सुबह से कहाँ है। काम के टाइम ना सब पता नहीं कहाँ मर जाते हैं। अनिका, मैं वो रमनीक भाई ज्वेलर्स के पास तो गया था। लगता है तुम्हारे ये जो ज्वेलरी सेट है उसको थोड़ा टाइम लग सकता है, शायद 1-2 दिन और। सॉरी मैम, थोड़ा लेट हो गया। थोड़ा लेट हो गया? कोई काम तुम लोग से एक बार में क्यों नहीं होता है? तुम सब के सब ना एक जैसे हो, काम चोर। अब मैं ले लेता हूँ। नहीं। जैसे ही नक्श पीछे मुड़ा, उसकी नजर टेबल पर रखी एक फाइल पर पड़ी। अनिका वो फाइल अपने बैग में रखना भूल गई थी। जब हड़बड़ाते हुए नक्श तेजी से अनिका की तरफ बढ़ा, तो वहीं पास में सोफे पर बैठी अनिका की कजन भाग्या की नजर उस पर पड़ी। उसने नक्श के रास्ते में अचानक से अपनी टांग अड़ा दी। ओह माय गॉड, ये तुमने क्या किया? मैंने क्या किया? मैं तो अनिका वो अपनी फाइल भूल गई थी, तो मैं उसे फाइल देना चाहता था, तो रास्ते में ये अचानक आ गई। और तो अब साहबजादे के रास्ते के बीच में मैं आ गई, इसमें भी मेरी गलती है ना? बड़ी माँ, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। इस निठल्ले आदमी ने मेरी साड़ी खराब कर दी। एक तरफ भाग्या बात का बतंगड़ बना रही थी, तो दूसरी तरफ नक्श ने देखा कि अनिका वापस अंदर आ रही है। नक्श चित्रा को इग्नोर करते हुए अनिका की ओर बढ़ा। दरअसल मैं तुम्हारी फाइल। अनिका नक्श को देखे बिना ही घर से बाहर निकल गई। ब्रेकिंग न्यूज, गुजरात की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन फर्म का भविष्य है खतरे में। क्या भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज उभर पाएगा इतने बड़े नुकसान से? अब कौन संभालेगा भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की बागडोर? बेवकूफ, एक काम ठीक से नहीं आता। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे? दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। इस बड़े से शानदार घर में जावेरी खानदान का बड़ा परिवार रहता है, और कई जॉइंट फैमिली की तरह इनके बीच में भी प्यार बस दिखावे का ही है। अक्सर यहाँ पर सुबह की शुरुआत ऐसे ही शोर शराबे से होती है, और गलती चाहे हो या ना हो, इल्जाम हमेशा इस परिवार के दामाद यानी नक्श के सर पर ही आता है। ब्रेकिंग न्यूज, गुजरात की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन फर्म का भविष्य है खतरे में। क्या भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज उभर पाएगा इतने बड़े नुकसान से? अब कौन संभालेगा भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की बागडोर? नक्श के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जो उसकी आंखों की चमक को और बढ़ा रही थी। नहाने के बाद जब नक्श बाथरूम से बाहर आया, तो उसका फोन वाइब्रेट होने लगा, लेकिन इससे पहले कि नक्श को एहसास होता, फोन कट गया था। नक्श, प्लीज मेरा फोन उठा लो। मैं जानता हूँ कि तुम अब भी मुझसे नाराज हो। और हेलो नक्श बेटा। हेलो मिस्टर यशवर्धन। अपना नाम सुनकर वो बुढ़ा आदमी थोड़ा सकपकाया, लेकिन यशवर्धन ने फिर से प्यार से शुरुआत की। बेटा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। वो क्या है ना मिस्टर यशवर्धन, वैसे मार्केट में क्या खबर फैली है ये मैं जानता हूँ। बेटा, मैंने काम की बात करने के लिए फोन नहीं किया, बस मुझे तेरी आवाज सुननी थी। मैं जानता हूँ तेरा दिल कितना बड़ा है, चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो, तू अपने मन में बैर रखने वाला नहीं है। कुछ लोग ना अच्छे दिल वालों को बेवकूफ समझने की गलती कर देते हैं। पर आप ठहरे यशवर्धन भानुशाली, आप तो ऐसी कभी गलती कर ही नहीं सकते। क्यों, सही कह रहा हूँ? मेरा पोता इतना कठोर तो नहीं था बेटा। एक बार मुझे मिल ले, अब फिर पता नहीं मेरे पास कितने दिन बचे। नक्श स्ट्रॉन्ग हेडेड था, पर निर्दयी नहीं। ठीक है, एक और आखिरी बार बस। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बाहर मिलेंगे आपके ऑफिस में, बिना किसी तामझाम के। हाँ हाँ ठीक है ठीक है।
तुरंत ही नक्श ने अपना लैपटॉप बाहर निकाला और इंटरनेट की हेल्प लेते हुए भानुशाली ग्रुप में चल रहे हलचल जानने की कोशिश की। लेकिन उसके हाथ में ऐसा कुछ आ गया जिसे देखने के बाद नक्श की आंखों की चमक 4 गुना बढ़ गई थी। अब यशवर्धन, भानुशाली और नक्श एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। चलो आओ अंदर, आराम से बैठ के बात करते हैं। नक्श बेटा कैसे हो? तुम्हें हमारी याद नहीं आई? जो बात करने के लिए आपने मुझे यहाँ पे बुलाया उसकी बात करें। ये सब बातें तो आप कल भी फोन पे कर चुके हैं, है ना मिस्टर भानुशाली? मैं चाहता हूं कि कंपनी तुम संभाल लो और अपने पापा की तरह इस कंपनी को चलाओ। आपकी मदद करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन बदले में आपको भी कुछ ऐसा करना होगा जिससे मेरे और मेरे पिताजी का खोया हुआ सम्मान लौट सके। ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस मैं कुछ शर्तें आपके सामने रखूंगा। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? सबसे पहली शर्त, अब इस कंपनी में मैं दोबारा तभी लौटूंगा जब इस कंपनी का सीईओ मैं बनूंगा। मेरी दूसरी शर्त यह है दादाजी कि इस कंपनी को मैं तभी ज्वाइन करूंगा जब इस कंपनी में काम करने की मुझे पूरी फ्रीडम मिलेगी। मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर है। अगले हफ्ते से तुम भानुशाली ग्रुप के सीईओ की पोस्ट पर ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन नक्श भी वहां पूरी तैयारी के साथ आया था, इसलिए नक्श ने अपने दादाजी के सामने एक अग्रीमेंट पेपर रखा और उसे साइन करने के लिए कहा। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? अब जो कुछ भी मेरे परिवार पे गुजरा है उसके बाद तो आपके साइन पे ही मुझे भरोसा है। वैसे आपके लिए भी एक कॉपी लेके आया हूं, बस ज्यादा सोचिए मत, फॉर्मेलिटीज को पूरा करते हैं। आखिरकार हूं तो मैं आपका पोता ही। मुस्कुराते हुए नक्श भी कैबिन से बाहर चला गया और जाते जाते अग्रीमेंट पेपर की कॉपी को यशवर्धन के हाथ में थमा चुका था। ये लो, आ गए साहबजादे नैन मटक्का करके। मॉम अभी नहीं, प्लीज प्लीज, मुझे ऑफिस के बहुत लेट हो रहा है और विहान मेरा वहाँ पे वेट कर रहा होगा। विहान का नाम सुनते ही नक्श के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। तो मेरे साथ ऑफिस चलो, उसके बाद ज्वेलर शॉप से मेरा सेट उठाना और फिर घर वापस आओ। चलो, अब तुम्हारे वजह से ऑलरेडी मुझे बहुत लेट हो गया। अनिका और नक्श कुछ ही देर में अनिका के ऑफिस पहुंच गए। अनिका जब अपने कैबिन में पहुंची तो उसका दोस्त और बिजनेस पार्टनर विहान बजाज पहले ही वहां बैठा उसका इंतजार कर रहा था। यार अनिका, मैं पिछले 1 घंटे से बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आई एम सो सॉरी विहान, क्या है ना, कुछ लोगों के कारण देर हो जाती है। वो आज बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा था। विहान, आज तुम बहुत ज्यादा खुश लग रहे हो। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आज मैं इतना खुश क्यों, इम्पोर्टेंट ये है कि मैं आज तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आया हूँ। मेरे लिए? जी हाँ, ये देखो अनिका, तुम्हारे लिए रेयर डायमंड का नेकलेस। जी हाँ। वाह, कैसा लगा? अच्छा लग रहा है ना? अनिका, ये असली डायमंड का नेकलेस नहीं है, बल्कि ये तो कॉपी है। यकीन मानो मेरा, ये फेक है अनिका। अनिका नहीं जानती थी कि नक्श भानुशाली खानदान से ताल्लुक रखता है। भानुशाली ग्रुप रेयर डायमंड के बिजनेस में भी है और क्योंकि नक्श भानुशाली ग्रुप का हिस्सा रह चुका था, इसलिए उसे डायमंड की अच्छी खासी परख थी। तुम्हें बोला है ना, बीच में मत बोला करो, चुप रहो। हाँ, ये मतलब असली रेयर डायमंड नेकलेस नहीं है, बस इसकी क्वालिटी रेयर डायमंड नेकलेस से थोड़ी सी कम है। पर अनिका, मुझे जब भी रेयर डायमंड नेकलेस मिलेगा ना, मैं डेफिनेटली तुम्हारे लिए लेके आऊंगा। पर इस वक्त अनिका के पास विहान को दिलासा देने के अलावा और कोई चारा नहीं था। विहान, तुम्हें कोई रेयर नेकलेस लाने की जरूरत नहीं है, ये भी बहुत सुंदर है। आई रियली लव इट। अनिका, मैं तुम्हारे लिए रेयर डायमंड नेकलेस लेकर आऊंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। अपने दिल की बात अनिका के सामने रखने के बाद नक्श ने अनिका के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और उसके कैबिन से बाहर निकल गया। क्या नक्श को खुद से दूर रखकर मैंने कोई गलती तो नहीं की? ये क्या सोच रही हूँ मैं?
विहान मेरा बिजनेस पार्टनर है, मेन इन्वेस्टर है। नक्श की इस हरकत की वजह से अगर विहान कंपनी से बैकआउट कर गया तो क्या होगा? इसलिए वो भी नक्श के पीछे पीछे कैबिन से बाहर आ गई। नक्श, ये क्या पागलपन है? तुम्हें किसने हक दिया कि तुम मुझे ये बेफालतू की सलाह दो? गलती हो गई मुझसे। गेट लॉस्ट नाउ, जल्दी जाओ। अबे ओ रुक, अबे भाग कर रहा है? अबे तू है कौन? तेरी औकात क्या है? तूने मेरे सामने मेरे गिफ्ट का मजाक उड़ाया। तुझे ना तुम्हारी मार्केट वैल्यू पता होनी चाहिए। 0 डब्बा। बोल। पहली बात, जो लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है ना, वो मेरी बीवी है, तो बेहतर यही होगा कि तुम इससे दूर रहो। दूसरी बात, तुम्हारा दिया हुआ हीरे का नकली हार की कोई जरूरत नहीं है, ये मैं खुद इसे लाके दे सकता हूं। तो अपना ये ढोंगी दिखावा बंद करो। तीसरी बात, जिसकी खुद की जेब में नोट नहीं होते, वो चिल्लर बजा के दिखावा नहीं करते। इसी के साथ नक्श ने विहान को एक बाजू ढकेला और ऑफिस से बाहर निकल गया। ये अंजी कॉर्पोरेशन का ऑफिस था, जिसकी चेयरपर्सन अनिका थी। अपने कैबिन में जाने के बाद अनिका गुस्से से आग बबूला हो रही थी। मिस्टर भानुशाली, व्हाट अ कोइंसिडेंस। मैं भी आपको फोन ही करने वाला था। ठीक है, तो काम की बात कर लेते हैं। अगले हफ्ते तुम भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ की कुर्सी पर बैठने वाले हो, तो मैंने तुम्हारी ये खास आदमी से मीटिंग फिक्स की है। एड्रेस तुम्हें व्हाट्सएप कर दिया है, तो तुम मुझसे कल मिल लेना। लेकिन आपको भी मेरी 2 शर्तें पूरी करनी होंगी। पहली शर्त, आपको आज के आज मेरे लिए एक रेयर डायमंड नेकलेस का बंदोबस्त करना होगा, और दूसरी वो मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। नक्श पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा था और उसका एटीट्यूड 7वें आसमान पर था, जो यशवर्धन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। गोल्डन डोमेन सोसाइटी सूरत की ही नहीं बल्कि गुजरात की सबसे लग्जरियस सोसाइटीज में से एक थी। दरअसल यही वो जगह थी जहां नक्श के दादाजी ने आज उसकी एक सीक्रेट मीटिंग फिक्स की थी। उसने सोचा ही नहीं था कि जिस इंसान से वो मिलने आया है वो कोई और नहीं बल्कि उसका चाचा दर्पण भानुशाली होगा। नक्श, पिछली बार 2.5 साल पहले लगभग मिला था तुमसे, एंड आई मस्ट से पहले से काफी अच्छे और कॉन्फिडेंट लग रहे हो। शायद आप ये बात भूल रहे हैं कि आप मुझे ज्यादा परेशान करना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अब भी खेतान एंटरप्राइजेस के शेयर्स मेरे नाम पे हैं, और ये शेयर्स आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है और भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए कितने इंपॉर्टेंट है अच्छी तरह जानते हैं। तो दर्शन काका, अगर मुझे गलती से भी कुछ हो गया ना, तो जो कुछ भी आप चाहते हैं मुश्किल से मिल पाएगा। भानुशाली ग्रुप ऑफ कंपनीज पूरे गुजरात में एक बड़ा नाम था। 4 साल पहले मार्केट में उन्हें कंपटीशन देने के लिए कोई भी नहीं था, क्योंकि उस समय भानुशाली ग्रुप का सीईओ नक्श के पिता यानी जितेन भाई भानुशाली थे। जितेन भाई को बिजनेस की सारी ABCD पता थी, और यही वजह थी कि उन्होंने खेतान एंटरप्राइजेस के 40% शेयर्स खरीद लिए थे। उन्हें पता था कि आगे का मार्केट कैसी करवट लेगा और वो उसका पूरा फायदा उठाना चाहते थे। लेकिन ये बात दर्पण भानुशाली और यशवर्धन भानुशाली को पसंद नहीं आई, और बिना कुछ सोचे समझे उन दोनों ने मिलकर जितेन भाई भानुशाली को भानुशाली ग्रुप से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जितेन भाई के जाने के बाद नक्श के चाचा दर्पण भानुशाली ने भानुशाली ग्रुप के सीईओ की कुर्सी संभाल ली, लेकिन वो अपनी कंपनी को संभाल पाने में पूरी तरह से फेल हो गए। अब उन्हें डूबते हुए तिनके का सहारा चाहिए था, और जब उन्हें पता चला कि जितेन भाई के खरीदे हुए शेयर्स आज मार्केट में तहलका मचा चुके हैं, तब भानुशाली खानदान को नक्श की याद आई। नक्श की बात सुनकर उसके चाचा दर्पण एकदम शॉक्ड रह गए थे। दूसरी तरफ अंजी कॉर्पोरेशन में तुम दोनों की शादी हो कैसे गई? अरे शादी छोड़ो, 2 साल में उनका डिवोर्स कैसे नहीं हुआ? अनिका ये देखकर हैरान थी। अभी अचानक से उमा ने देखा कि अनिका
उनकी सारी बातें सुन रही थी। पापा, मैं तो आपकी सबसे प्यारी बेटी थी ना। मैंने तो सोचा था कि आप मेरे लिए जो भी सोचोगे, जो भी चुनोगे, अच्छा ही चुनोगे। इसीलिए मैंने कभी किसी को डेट नहीं किया, किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आई, ना शादी की शर्त रखी। फिर भी आपने जिस गधे के साथ बांध दिया। अपने दिल की बात अपने पापा के सामने रखने के बाद अनिका फूट फूट कर रोने लगी थी। दूसरी तरफ चित्रा सोफे पर आराम से बैठकर टीवी देख रही है। जैसे ही चित्रा ने नक्श को अंदर आते हुए देखा, वैसे ही चित्रा ने कहा, नक्श, इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। तुरंत ही नक्श चित्रा के सामने जाकर खड़ा हो गया। तुम्हें याद है कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारा अनिका का हॉस्पिटल में एक चेकअप करवाया था? उसकी रिपोर्ट्स आ गई है। अच्छा, और हर बार की तरह इस बार भी कुछ पता नहीं चल रहा है। तुम दोनों के बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मुझे तुम एक सच सच बताओ कि क्या तुम्हारी फैमिली में किसी को कोई दिक्कत है, या तुम्हारे खानदान में किसी के बॉडी में कुछ हो? तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? किसी को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम? चित्रा की बात सुनकर नक्श का चेहरा शर्म से झुक गया। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे परिवार में किसी को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर या कोई बीमारी नहीं है। अगर ऐसा होता तो मुझे तो पता होता ना, और ना ही मैंने ऐसा कुछ सुना है। ठीक है, तो एक काम करो, तुम अपने माँ बाप को लेकर हॉस्पिटल जाओ और उनकी चेकअप कराओ। फुल बॉडी की करवाना। जो भी खर्चा होगा वो मैं दे दूंगी। क्या है ना, ऐसे सारे मामले में ना ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। जब उन्हें कोई बीमारी नहीं है तो उनके चेकअप की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि खामखा आप भी अपने पैसे क्यों। तुम ज्यादा होशियार मत बनो। जितना कहा गया है उतना ही करो। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि उनको हॉस्पिटल में कोई खा जाएगा। अरे भाई, इतने बड़े हॉस्पिटल में चेकअप कराना उनके किस्मत की बात है, समझे? और वैसे भी उनके लिए अच्छा ही रहेगा। वैसे मुझे भी एक काम है, अनिका आएगी तो हमें एक गैदरिंग के लिए जाना है। अच्छे से तैयार हो जाना। वहां मुझे किसी से कोई एक बात भी नहीं सुननी पड़े। हाँ, नक्श को समझ नहीं आ रहा था कि जब उसकी और अनिका दोनों की ही बॉडी में कोई फॉल्ट नहीं है तो इस बार भी प्रोसेस फेल क्यों हो गया। पिछले 1.5 सालों से लगातार नक्श और अनिका आईवीएफ के जरिए टेस्ट ट्यूब बेबी करने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हर बार उनका प्रोसेस फेल हो जाता है। इस बार भी रिजल्ट्स फेल आए। नक्श को समझ नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करे। नक्श ने डिसाइड किया कि उसे अभी के लिए इस टॉपिक को छोड़ देना चाहिए। अभी उसके सामने उसके पुराने क्लासमेट्स की रियूनियन पार्टी थी, जहां उसके सारे पुराने दोस्त आने वाले थे। कम से कम वहां जाकर उसे कुछ तो अच्छा फील होगा। ब्लैक कलर का सूट पहने नक्श अपने पुराने स्कूटर पर होटल पहुंचा। वहां खड़े होटल स्टाफ कंफ्यूज्ड हो गए। नक्श मिरर में अपनी शक्ल देखने लगा। अभी नक्श होटल के अंदर जाने ही वाला था कि तभी उसे पीछे से किसी ने आवाज दी। ओए नक्श, रुक जा भाई, मेरा भी इंतजार कर ले। उस लड़के को देखते ही खुशी से झूमते हुए नक्श ने चिल्लाते हुए कहा, अरे हर्ष। नक्श खुश हो गया और उसकी खुशी साफ बता रही थी जैसे उसने कई दिन बाद अपने दोस्त को देखा था। अरे वाह, तेरी गाड़ी है? हाँ यार, अरे कमाल है, तेरे बालों के साथ ये गाड़ी भी बड़ी हो गई। काफी महंगी होगी ना? नहीं यार, सिर्फ 50 लाख की। बस 50 लाख? चलना यार, तू छोड़ना, चल अंदर कर। जैसे ही नक्श और हर्ष अंदर पार्टी हॉल में पहुंचे, वैसे ही सारे जूनियर्स ने हर्ष को घेर लिया और ग्रीट करने लगे। इस दौरान हर्ष ने नक्श को कब साइड में कर दिया, नक्श को पता ही नहीं चला। ये देखकर एक पल के लिए नक्श को काफी बुरा लगा, क्योंकि वो बड़ी उम्मीद के साथ अपने दोस्तों से मिलने आया था। फिर वो कोने में रखी चेयर पर जाकर बैठ गया कि तभी उसके फोन की घंटी बजी और उसने देखा कि उसके दादाजी का मैसेज आया है। अब इसे टोकन ऑफ लव कहे या फिर भानुशाली ग्रुप को नक्श की जरूरत। नक्श के एग्रीमेंट लेटर के हिसाब से भानुशाली ग्रुप को 24 घंटों के अंदर नक्श के अकाउंट में 2 करोड़ रुपए डालने थे, वरना नक्श और भानुशाली ग्रुप के बीच का एग्रीमेंट फेल हो जाता। नक्श के अकाउंट में वो पैसा भी आ गया था। नक्श की नजर अचानक से शिवानी पर पड़ी। तभी नक्श बार काउंटर की तरफ चला गया।
और धीरे धीरे शिवानी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो शिवानी के पास पहुंचा, उसने वो वाइन का गिलास शिवानी की तरफ बढ़ाते हुए बोला। शिवानी? शिवानी ने नक्श की तरफ देखा कि तभी उसकी एक फ्रेंड ने उसके गले में हाथ डालते हुए कहा, हाय, हाउ आर यू? कैसी हो? हालचाल तो होते रहेंगे। अभी की लेटेस्ट न्यूज के बारे में पता है सबको? भाई साहब, हमारी शिवानी भानुशाली कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है। और सबको ये तो पता ही होगा कि भानुशाली कंपनी यहाँ की सबसे बड़ी कंपनी है। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी, हमारी शिवानी सुपरस्टार बन जाएगी। Thank you very much. इस वक्त नक्श के लिए ना तो शिवानी बचपन का प्यार थी और ना ही एक अच्छी दोस्त। नक्श अपने दोस्तों के प्रति जिस भरोसे और विश्वास के साथ इस पार्टी में आया था, वो पूरी तरह से टूट चुका था। नक्श देखना चाहता था कि इतनी रिस्पेक्ट मिलने के बाद इंसान के पैर जमीन पर टिकते हैं या नहीं। और नक्श को शिवानी की हरकत देखकर जवाब मिल गया था, क्योंकि शिवानी पूरी तरह से हवा में उड़ रही थी, इस बात से अनजान कि जो शख्स अभी उसके पास में बैठा है वो भानुशाली ग्रुप का अगला सीईओ है। नक्श, क्या तुम ये चेयर वेकेट कर सकते हो? एक्चुअली मेरी फ्रेंड अभी पार्टी में आई है ना, और मुझे उससे बहुत सारी बातें करनी है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। हाँ, तुम्हारी फ्रेंड यानी बेस्ट फ्रेंड, राइट? तुम्हारी बेंच पार्टनर प्रियंका? हाँ, वो पार्टी में आई, मगर वो तो ऑलरेडी वहां बैठी हुई है। मुझे तुम्हारी बॉडी से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। मुझे तुम्हारे साथ बैठ के इतना अनकंफर्टेबल फील हो रहा है ना। क्या तुम अपनी सीट चेंज कर सकते हो? जब नक्श ने अपनी बॉडी को स्निफ किया तो उसे तो ऐसी कोई स्मेल नहीं आई। अब तो ऐसा लग रहा था जैसे इस लड़की की नाक में ही कोई दिक्कत है। शू बात कर रही शिवानी? नक्श भाई नहा के नहीं आया क्या? ये तू अपना काम कर। छोड़ो यार, नक्श हमारा पुराना क्लासमेट रह चुका, हमें उसे समझना पड़ेगा गाइस। उसके कपड़ों को देखो, उसके कपड़ों का कलर भी फेड होता जा रहा है। इससे साफ पता चलता है कि नक्श बहुत मेहनत वाला काम करता है। और ऐसे में बॉडी से स्मेल नहीं आएगी तो क्या खुशबू आएगी? तुम हटो, तुम मेरी जगह जाके बैठो। तुम शिवानी को बीमार कर दोगे। नक्श छोड़, चल चल चल, कम। शू बात करे छी? जब शिवानी वहां से जाने लगी तो उसके बहुत सारे क्लासमेट्स जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आए थे, उन्होंने घर छोड़ने के लिए शिवानी को अप्रोच किया। लेकिन शिवानी ने ये कहकर सबका दिल तोड़ दिया कि उसके पास ऑलरेडी एक कार है और उसका ड्राइवर कब से उसका इंतजार कर रहा है। ये लोग शिवानी को अपनी देसी एसयूवी में बिठाना चाहते थे, लेकिन यहाँ तो शिवानी के पास इंपोर्टेड गाड़ी निकली। उदास चेहरे ये देखकर अब और भी ज्यादा मायूस हो गए थे। अरे सुनो यार, एक सेकंड। ओह गॉड, ये कौन से जमाने में जी रहा है? ये अपने जमाने में ही जी रहा है, गरीबी के जमाने में। यहाँ पर सब लोग कटा हुआ सेब वाला फोन लेकर घूम रहे हैं और ये अभी तक चाइना वाला सबसे पुराना मॉडल यूज कर रहा है। छोड़ो, जाने दो, सबके नसीब में कहाँ होता है ये सब। हेलो, तुमने कपड़े खरीदे? हाँ, वो पैसे दिए थे ना यार। तुम्हें पता हम फैमिली गैदरिंग में जा रहे हैं। प्लीज डोंट एम्बैरस मी एनीमोर। अब जल्दी जाओ, कपड़े खरीदो और घर आओ फास्ट। अनिका के कॉल के बाद नक्श को एहसास हुआ कि उसने अभी तक नए कपड़े ही नहीं लिए हैं। हेलो मैम, ये हमारे बॉस की तरफ से छोटा सा तोहफा आपके लिए। आप कौन? मैम, हमारे बॉस ने भेजा ये। क्या बात है मैम, बॉयफ्रेंड की तरफ से गिफ्ट? वाकई में अनिका ने अपने एम्प्लॉयज को बोलने की काफी छूट दे रखी थी। ज्यादा बकवास मत करो, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। आपके बॉस कौन है? सॉरी मैम, हमारे बॉस ने बोला है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि आप उनकी आइडेंटिटी को गैस कर लेंगी।
ये तोहफा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है और मुझे पूरी उम्मीद है आज की रात आपकी शानदार जाएगी। वैसे उस गिफ्ट बॉक्स में था क्या? सूरत शहर में ऐसा कौन सा बॉस आ गया जो अनिका को गुमनाम तोहफा भेजने लगा? अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि उसे एक्साइटेड होना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो इस गिफ्ट बॉक्स के सेंडर को नहीं जानती थी। खैर, अपने कंफ्यूजन को साइड में रखते हुए जैसे ही अनिका ने उस गिफ्ट बॉक्स को खोला, वैसे ही अनिका दंग रह गई। वाओ मैम, ये तो ड्रीम 11 नेकलेस है। अपनी कंट्री में ऐसे सिर्फ 10 ही नेकलेस हैं, जिसमें से एक नेकलेस आपके पास ही है। आपका बॉयफ्रेंड तो बहुत ही अटेंटिव है। दूसरी तरफ नक्श कपड़ों को लेकर बहुत परेशान हो रहा था। नक्श की सेक्रेटरी बहुत ही एफिशिएंट थी। आधे घंटे से भी कम समय में उसने नक्श के मुताबिक एक ऐसा सूट का इंतजाम किया। फाइनली सूट मिल गया था और अब नक्श अपनी हवाई की सवारी करते हुए सीधा घर की तरफ निकल पड़ा था। जैसे ही नक्श घर में घुसा, उसने देखा कि उसकी बीवी लिविंग रूम में आईने के सामने ड्रीम 11 नेकलेस पहने अपने आप को निहार रही थी। निहारती क्यों नहीं, उसकी खूबसूरती में 4 चांद जो लग गए थे। एक तरह से अनिका ने नक्श के एग्जिस्टेंस को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। आपको क्या लगा, अनिका नक्श को देखकर खुशी से झूम उठेगी? कैसे, क्यों? अनिका को तो पता ही नहीं था कि उसे ये नेकलेस नक्श ने दिया है। उसके हिसाब से तो ये नेकलेस फिहान ने दिया है। चित्रा जो चेयर पर बैठकर टीवी देख रही थी, जब उसका ध्यान नक्श के हाथ में उस काले हैंडबैग पर गया तो उसने चौंकते हुए नक्श से कहा, इसमें क्या है? तुम्हारे कपड़े? जल्दी जाओ और चेंज करो, हमें 5 मिनट के अंदर अंदर निकलना है। सारुचे, मैं अभी चेंज करके आता हूँ। सूट बुरा नहीं है, पहली बार जवेरी खानदान के दामाद लग रहे हो, वरना हमेशा बुझे हुए चिराग लगते हो। नक्श जल्दी करो, मुझे तुम्हारे वजह से वापस लेट नहीं होना। अनिका के चेहरे पर कोई खुशी नजर नहीं आ रही थी। जब चित्रा और अनिका मैंशन के हॉल में पहुंचे तो उन दोनों की खूबसूरती ने काफी अटेंशन बटोरी। एज यूजुअल नक्श को किसी ने पूछा ही नहीं, वो दोनों उसे अकेला छोड़कर आगे निकल गए थे। वाह मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा तुम्हें इतने अच्छे कपड़ों में देखकर। पहली बार तुम इंसान लग रहे हो। अरे मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पा रहा था। ये सूट तुमने स्पेशल प्राइस में खरीदा है ना? जहां तक मुझे याद आ रहा है ना, ये मैंने चोर मार्केट में देखा था। कितने का? 500, 600। अरे क्या क्वालिटी है इस सूट की। मैम्बो अंकल की बात सुनकर ज्यादा से ज्यादा लोग अब नक्श को नफरत की नजर से देखने लगे थे। वो क्या है ना अंकल, मैम्बो अंकल, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, लेकिन इस सूट के लिए मैंने एक भी पैसा खर्च नहीं किया। अच्छा, तो तुमने इस सूट के पैसे ही नहीं दिए? अच्छा है, हो सकता है कि दुकान के मालिक को तुम्हारी सूरत देखकर तुम पर तरस आ गया होगा और तुम्हारी गरीबी में तुम्हारी ये मदद कर दी होगी। क्यों? क्यों भाई? वाओ मैम्बो अंकल, ये शैंपेन तो काफी कीमती लगती है। आपकी चॉइस की तो दाद देनी पड़ेगी। ये भी तो काफी महंगी लगती जैसे आपका ये सूट है। ये हाथ कैसे लगाया तूने? पता नहीं कितने लाख का सूट है ये। 6 लाख रुपए। तुझे तमीज नाम की चीज नहीं है ना तेरे अंदर? मैम्बो अंकल बहस करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। सॉरी, ये हाथ मैं ठीक है। अरे आप घबराइए मत प्लीज, आप नाश्ता कीजिए। वो क्या है ना कि बैम्बो अंकल को लगा कि मेरे हाथ लगाने से इनका जो 6 लाख का सूट है वो खराब हो जाएगा, इसलिए मेरी अनिका ना कभी ऐसी कोई चीज पहनती ही नहीं जो हाथ लगा के खराब हो जाए। और मेरी अनिका इसलिए मेरी खूबसूरत बीवी को खूबसूरत चीजें पसंद है। वो सिर्फ ज्वेलरी पहनती है और वो भी बेशकीमती। ये बोलते हुए ये कीमती नेकलेस देख रहे हैं आप?
इसे ड्रीम लवर नेकलेस कहा जाता है। आपने ये जो महंगा वाला सूट पहना हुआ है ना, उससे कई ज्यादा महंगाई है। मतलब अगर आप ऐसे 100 सूट भी बना देंगे ना, फिर भी ये ड्रीम लवर नेकलेस की बराबरी नहीं कर पाएगा। तभी इतने में एक भारी आवाज सुनाई दी। अरे सब क्या कर रहे हैं? लो बा आ गई, आओ बा। मैम्बो अंकल के कदम अपनी माँ की तरफ बढ़ने लगे थे। अनिका की दादी, जिनका नाम कल्याणी था, वो अब करीब 90 साल की हो गई थी और उन्हें देखकर हॉल में मौजूद सभी लोग जय श्री कृष्णा बोलते हुए उन्हें ग्रीट करने लगे थे। अनिका की दादी की वजह से ही जावेरी खानदान में समय समय पर ऐसी फैमिली गैदरिंग्स होती थी। अपने बेटे को देखकर कल्याणी के चेहरे पर भी रौनक आ गई थी। लेकिन जब कल्याणी की नजर नक्श पर पड़ी, जो अनिका के साथ खड़ा था, तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस अचानक से बदल गए थे। नक्श बहुत अच्छे से जानता था कि कल्याणी उसे पसंद नहीं करती है। नक्श को भी उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। ये सब नक्श के लिए रोज का था। यहाँ आने से पहले मुझे एक बहुत ही रिलायबल न्यूज़ मिली है कि भानुशाली ग्रुप अपना CEO बदल रहा है, और ये भी सुनने में आया है कि वो CEO बहुत ही यंग है, बिल्कुल हमारी पोती अनिका के जैसे। शायद 2-3 दिन में ऑफिशियली अपॉइंट कर दिया जाएगा। हालांकि सभी लोगों को पता था कि ये उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित होने जा रही है। जावेरी खानदान भी बिजनेस के मामले में सूरत के अंदर कम पॉपुलर नहीं था और उनके साथ कई छोटी बड़ी कंपनीज भी काम करती थी। लेकिन अब उन्हें भानुशाली ग्रुप के साथ मिलकर काम करना था, क्योंकि भानुशाली ग्रुप मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग था। नक्श का पूरा ध्यान अपने खाने पर था, लेकिन जब उसने कल्याणी के मुंह से भानुशाली ग्रुप के नए CEO वाली खबर सुनी, तो तुरंत ही उसका सर ऊपर की ओर उठ गया था। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई थी। मन ही मन नक्श सोचने लगा कि भले ही कल्याणी 90 साल की हो गई है और उनसे चला भी नहीं जाता है, लेकिन मार्केट में क्या चल रहा है उन्हें सब खबर रहती है। तो फिर क्या ख्याल है? किसी के पास कोई आइडिया है कि भानुशाली ग्रुप के उस CEO से मुलाकात कर सके? अगर जिस किसी का भी आइडिया कामयाब हो गया और भानुशाली ग्रुप के साथ जावेरी खानदान का कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया, तो वो इंसान जावेरी खानदान का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर होगा और उसे मैं अच्छा खासा इनाम भी दूंगी। दादी हूँ जो आ जाओ प्लीज प्लीज प्लीज। अरे हूँ सारी डीलिंग करी सकूँ जो। अच्छा मुझे जाने दो, मैं ये डील क्लोज करके आऊंगी। अनिका भी अपना मुंह खोलकर अपनी बात रखना चाहती थी, लेकिन जब अनिका ने जावेरी खानदान में अपनी जगह रियलाइज की, जो बाकी के कजिन से काफी नीचे थी, तो अनिका ने अंत में शांत रहने का फैसला लिया। कल्याणी के सामने सभी लोग एक के बाद एक अपने ओपिनियंस रख रहे थे और कल्याणी भी सभी की राय सुनकर सेटिस्फैक्शन में अपना सिर हिला रही थी। आखिर में कल्याणी की नजर मैम्बो अंकल पर गई, जिनके चेहरे पर ईगरनेस के हाव भाव पहले से ही दिखाई दे रहे थे। नवीन, ये मैटर को तुम हैंडल करोगे एंड डोंट लेट मी डाउन। चलो इसी बहाने हमें ये तो पता चला कि मैम्बो अंकल का असली नाम नवीन जावेरी था। मैम्बो अंकल तो उन्हें प्यार से बुलाते थे, वैसे वो प्यार के लायक तो बिल्कुल भी नहीं थे। माँ बिल्कुल ही परेशान मत हो, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। और देखना इस बार ये डील मैं क्लियर करके आऊंगा और सारे नेगोशिएशन खुद संभाल लूंगा। उनके चेहरे से वो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। एक तरफ माँ और बेटे के बीच में कुछ सीरियस बातें चल रही थी, तो दूसरी तरफ नक्श भाई साहब का खाना हो गया था। मैम्बो अंकल डील क्लोज करेंगे, निगोशिएशन भी करेंगे। भाई इतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर कहां से आया? ये इटली नहीं है, इंडिया है, इंडिया। यहाँ सब कुछ परखा जाता है। और मैम्बो अंकल को तो पता ही नहीं कि उन्होंने भानुशाली ग्रुप के नए CEO को पहले ही ऑफेंड कर दिया है।
और उसके बाद भी भानुशाली ग्रुप से कनेक्शन बनाने की बात कर रहे हैं। खाना बहुत अच्छा था। ऐसा लगा आज पहली बार मैंने दिल खोल के खाना खाया। फैमिली गैदरिंग खत्म होने के बाद नक्श अनिका और चित्रा को लेकर घर की तरफ निकल पड़ा था। रास्ते में अनिका ने नक्श की किसी भी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके दिमाग में तो बस कल्याणी की बातें घूम रही थी कि कैसे जावेरी खानदान भानुशाली ग्रुप के साथ कनेक्शन बनाना चाहता है और उस डील को क्लोज करने की जिम्मेदारी मैम्बो अंकल को दी गई। कल्याणी अपने चारों बेटों में से, माफ कीजिएगा, अब अनिका के डैड तो रहे नहीं, तो अपने तीनों बेटों में से सबसे ज्यादा मैम्बो अंकल को ही पसंद करती थी और ज्यादातर सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज उन्हीं को संभालने के लिए बोलती थी, जिसमें उन्हें इंडियन मार्केट का ABCD का भी नॉलेज नहीं था। बस इटली में अपना बिजनेस क्या चमका दिया, कल्याणी को ऐसा लगता था जैसे मैम्बो कहीं पर भी फतह कर सकता है। अनिका यही सोच रही थी कि अगर वो कोई पैंतरा चलाए और उसके आइडिया से अगर जावेरी खानदान और भानुशाली ग्रुप के बीच में डील क्लोज हो जाए तो वो अपनी अंजी कॉर्पोरेशन को भी डूबने से बचा सकती है। वैसे अभी तो उसकी डूबती हुई कंपनी को विहान बजाज संभाल रहा था, लेकिन अब जब उसने अनिका को ड्रीम लवर नेकलेस खरीद कर दे दिया है तो क्या उसके पास भी अब उतना पैसा होगा? अनिका के मन में ये सारी बातें घूम रही थी और वो जितना इस बारे में सोच रही थी उतनी ही ज्यादा उसे इरिटेशन हो रही थी। अनिका का बर्ताव देखकर नक्श को समझ आ गया था कि वो क्यों इतनी स्ट्रेस्ड है, लेकिन उस समय नक्श ने कुछ नहीं कहा। रात को सोने से पहले अचानक से नक्श जमीन पर लगाए अपने बिस्तर से उठा और सीधा बेड की तरफ बढ़ा, जहां अनिका बस लेटने ही वाली थी। नक्श ने अनिका को देखा और उसका मन किया कि आज की रात वो अनिका के साथ ही सोए, लेकिन अपनी इस इच्छा को साइड में रखते हुए नक्श ने अनिका को दिलासा देते हुए कहा, अनिका, एक बात करूं तुमसे? क्या है? तुम ना टेंशन मत लिया करो, सब ठीक होगा, सच में। और हाँ, मैम्बो अंकल की टेंशन तो जरा भी मत लो। वो भानुशाली ग्रुप के साथ डील क्रैक नहीं कर पाएंगे, बल्कि वो डील तुम्हारे अलावा कोई और करेगा, पक्का। तो तुम टेंशन मत लेना। मैं अपनी बात कहने के बाद नक्श ने अनिका के रिएक्शन का इंतजार भी नहीं किया और वापस अपने जमीन वाले बिस्तर पर जाकर लेट गया और आंख बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। नक्श की बात सुनकर एक पल के लिए अनिका शॉक्ड रह गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नक्श ने उसके दिमाग में चल रहे उन थॉट्स को पहचान लिया था। हालांकि जो कुछ भी नक्श ने कहा उसे सुनने के बाद अनिका स्पीचलेस हो गई थी। अनिका नक्श की बात पर यकीन नहीं करना चाहती थी। अगर वो भानुशाली ग्रुप के पास डील लेकर गई और वो डील क्लोज होगी ही होगी, इस बात की क्या गारंटी थी? नक्श को कैसे पता कि उसके चाचा और उसके बाकी के कजिन्स इस डील को क्रैक नहीं कर पाएंगे? नक्श तो अनिका को कंफर्ट देने आया था, लेकिन अब तो अनिका और भी ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रही थी। अनिका उन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहती थी, इसलिए सब कुछ भूलकर उसने अपनी आंख बंद की और सोने की कोशिश करने लगी। उधर जावेरी खानदान में मैम्बो अंकल पूरी प्रिपरेशन कर रहे थे कि कैसे भानुशाली ग्रुप के साथ कनेक्शन बनाया जाए। साथ ही साथ अनिका के कजिन्स भी इसी काम में लगे हुए थे, लेकिन अनिका शांत और गुमसुम थी, जैसे मानो वो पहले ही हार मान चुकी हो। उसे लग रहा था कि मैम्बो अंकल नहीं तो उसका कोई और कजन ये डील क्रैक कर ही लेगा। इसलिए अनिका का ध्यान उस डील से हट गया था। शायद अनिका ऐसा भी सोच रही थी कि अगर वो डील किसी से भी क्रैक नहीं हुई तब वो कोशिश करेगी। खैर, जो कुछ भी था, इस कश्मकश में 3 से 4 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला और वो दिन आ गया जब भानुशाली ग्रुप को अपना नया CEO मिलने वाला था। उस दिन की सुबह जब अनिका अपने काम से निकल गई तो नक्श भी घर से निकल गया था। नक्श के दादाजी ने उसे सुबह ही कॉल करके बता दिया था कि आज उसकी ज्वाइनिंग है और उसकी सेक्रेटरी नंदिता ऑफिस में उसका इंतजार करेगी। नक्श ने अपना स्कूटर उठाया
और हवा से बात करते हुए भानुशाली ग्रुप के ऑफिस की तरफ निकल पड़ा था। भानुशाली ग्रुप का मेन ऑफिस सूरत की सबसे पॉश लोकेलिटी में था। नक्श के मन में एक बात और खटक रही थी। इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ होकर वो एक स्कूटर चला रहा था, इसलिए नक्श ने तय किया कि वो अपना स्कूटर ऑफिस के बाहर रोड के सामने की तरफ पार्क करेगा। अभी नक्श अपने स्कूटर को लेकर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी एक लग्जरी कार अचानक से आई और उसने नक्श की स्कूटर को ठोक दिया। What is happening here? टक्कर इतनी जोर से हुई और स्कूटर का टायर भी टेढ़ा हो गया था। लग्जरी कार पर भी डेंट आ गया था, लेकिन गलती नक्श की नहीं थी। खैर अब क्या, अब तो तमाशा होने ही वाला था। अरे अरे यार, खून निकल रहा है। अबे अंधे घोड़े, इतनी बुरी तरह से मेरी गाड़ी को ठोक दिया। अरे इसका नुकसान कौन भरेगा? दिखता नहीं है तुझे ये? इससे पहले कि वो लग्जरी कार के ड्राइवर से कुछ कहता, अचानक से उस कार का दरवाजा खुला और नक्श को शिवानी के दर्शन हुए। शिट! सड़क पर देखकर नहीं चला सकते क्या? उस लड़की की टोन बहुत खराब थी। वहाँ मौजूद भीड़ उस लड़की को देखने के लिए और भी ज्यादा बेकाबू हो गई। सभी लोग फुसफुसाने लगे। ये लड़की कितनी खूबसूरत है यार, कौन सी फिल्म की स्टार है? सही मायनों में जब नक्श की नजर उस लड़की पर पड़ी तो नक्श के चेहरे का एक्साइटमेंट देखने लायक था। शिवानी तुम? अरे नक्श, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वाह, क्या कोइंसिडेंस है। नक्श भी आज ही सीईओ की कुर्सी पर बैठेगा और शिवानी भी आज ही अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने आई। शिवानी और भानुशाली ग्रुप के बीच अब एक नया रिश्ता बनने जा रहा था। ऐसे में भला नक्श शिवानी के साथ इस हादसे को लेकर बहस कैसे कर सकता था? इसलिए नक्श पूरी तरह से खामोश हो गया। 2 दिन पहले शिवानी ने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि भानुशाली ग्रुप के मेन सिक्योरिटी गार्ड को दिन में अचानक से कार्डियक अरेस्ट आया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसलिए कंपनी अब एक जवान सिक्योरिटी गार्ड रख रही है। क्या वो नक्श है? मन ही मन ये सोचते हुए एक बार फिर से शिवानी ने नक्श की ओर देखा और मुंह बनाने लगी। नक्श, तुम्हें देखकर चलाना चाहिए ना। देखो, मेरी कार डैमेज हो गई। तुम तो इसका पैसा भी नहीं भर सकते, है ना? सी? शिवानी अपनी लग्जरी कार पर आए स्क्रैचेस और डेंट्स देख रही थी और ये सब देखकर उसका दिल भर आया था। कल ही तो शिवानी ने नई कार ली और आज पहली बार जब कार बाहर निकली तो उसका कल्याण हो गया। शिवानी की बात पर नक्श की तरफ से कैसा रिएक्शन आने वाला है? क्या नक्श अपनी गलती मानेगा या फिर शिवानी के साथ बहस करने लगेगा? अगर शिवानी उसे पैसे भरने के लिए बोलेगी तब नक्श क्या करेगा? क्या नक्श आज शिवानी को दिन में तारे दिखाएगा? क्या होगा जब भानुशाली ग्रुप के ऑफिस में शिवानी नए सीईओ के तौर पर नक्श से मिलेगी? क्या नक्श बैम्बू अंकल या अनिका के कजिन से मिलेगा? अगर नहीं तो नक्श ने उसके लिए क्या प्लानिंग कर रखी होगी? आगे की कहानी जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।